अच्छा जी, ये डिवाइड बाय 2 करने से क्या आता है? वो किस चीज का एवरेज आता है? जो पूरा साल रखे हैं यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर जो मेंटेन होने। चलो क्या कर रहा है तब पूरे साल 80,000 स्टोर रूम में पड़ रहे हैं, तो स्टोर रूम में कितने पड़ जाएंगे? इतना ऑर्डर साइज होगा उसका हाफ। ये तो उसने देखे 3 डायग्राम्स बनाए थे। अगर 4 दफा मंगवाना होगा तो जो एवरेज होगा वो 4 दफा पूरा साल रहेगा। ऑनलाइन स्टोर से आवाज आ रही है। ये पेज नंबर 274 से जरा रिवाइज करना है। पेज नंबर 275 के मिड में थे, रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक। किसे कहते हैं जी रीऑर्डर लेवल? क्या कितने यूनिट स्टोर में रहने के हम ऑर्डर कर दें, ये रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल का कैसे पता चलता है? अगर हमारी पॉलिसी ये है कि स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज नहीं है। डिमांड मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम, उस केस में किसी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज नहीं। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं और आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो, फिर वाला बन जाएगा मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। अगर डिमांड पर डे लेंगे तो लीड टाइम भी डेज में लेंगे, पर डे नहीं डेज में लेंगे, इन डेज, नंबर ऑफ डेज गिनेंगे। देन फिर यहाँ ये पता चला था कि अगर अनसर्टेनिटीज हैं और हम मैक्सिमम की बेस पे अपना रीऑर्डर लेवल सेट कर रहे हैं, तो एवरेज से जितना ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं उस स्टॉक को फिर कहते हैं बफर स्टॉक। इस सिचुएशन में बफर स्टॉक की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर डिमांड भी सर्टन है, लीड टाइम भी कांस्टेंट है, तो हमें 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा रख के ऐसी होल्डिंग कॉस्ट इंकर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं और आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो, तो अगर मैक्सिमम तो रख लेंगे आप, लेकिन इस केस में एवरेज से जितना ऊपर रखेंगे वो एहतियातन रखेंगे। ऐसे तो जितना एहतियातन एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे अबव द एवरेज, उससे क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। तो इसका एक फार्मूला था सर, हम बफर स्टॉक तक कैसे पहुंच जाएंगे? असल में मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम लीड टाइम से पहले हम रीऑर्डर लेवल अपना निकाल लेंगे, और फिर एवरेज डिमांड और एवरेज लीड टाइम से हम ऑन एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज से जितना ऊपर है उसे फिर हम बफर स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग के लिए फार्मूला हम रखना था। बफर स्टॉक तक पहुंचने का तरीका क्या है? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम लेस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है सर। सर इसके बाद जरा एक हेडिंग आ रही है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के नीचे जो थोड़ा सा लिखा हुआ है इसको कहीं सही तरह से दोबारा देखेंगे। अभी तक हमें एवरेज इन्वेंट्री का क्या पता है? अगर आपने एवरेज इन्वेंट्री निकालनी तो उसका क्या तरीका है? नहीं बहुत ठीक है, लेकिन फाइनली एक फॉर्म और भी हो चुका है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। इससे क्या पता चलता है कि ऑन एवरेज हम कितनी इन्वेंट्री पूरा साल रखेंगे? अगर तो सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो हमारा फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल, ये ऑर्डर साइज, ये लिख रहे हैं इसके ऊपर, रीऑर्डर क्वांटिटी जहां लिखा हुआ। रीऑर्डर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने मंगवाने हैं इन अ सिंगल ऑर्डर, जिसका हमने ऑर्डर प्लेस करना है, उन यूनिट्स का जिनका हमने एट अ टाइम ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज। ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये हमने रखनी है, ये ऑन एवरेज हमें हमारे पास मेंटेन रहेगी। तो होल्डिंग कॉस्ट किस पे पड़ेगी?
सारे पे नहीं पड़ेगी, सारे पे क्यों नहीं पड़ेगी, पर इस्तेमाल होता रहेगा, जो स्टोर रूम में रहेगा उसी पे होल्डिंग कॉस्ट उस पे पड़ेगी, तो जो इस्तेमाल होता रहेगा उस पे तो होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, फिर वो यूज होगा। ठीक है, ठीक है सर। अगली लाइन जरा ढूंढे और रिलैक्स होकर पढ़ रहा। इफ री ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू, हो सकती है क्या? हो सकता है कि हम अपना ऑर्डर ईओक्यू के मुताबिक दे रहे हो, लेकिन क्या ये जरूरी है? हो सकता है किसी डिस्काउंटेड लेवल पे हमें ज्यादा सेविंग हो रही हो, तो क्या री ऑर्डर साइज ईओक्यू के साथ साथ कोई और लेवल भी हो सकता है? लेकिन अगर ईओक्यू के लेवल पे आप ऑर्डर दे रहे हैं, ईओक्यू के लेवल पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर आपका जो ऑर्डर साइज होगा वह ईओक्यू होगा, तो ईओक्यू डिवाइड बाय 2। असल हमने जो वर्किंग्स की हैं अभी तक, ये कल जो थोड़ा सा सवाल किया था देखें रजिस्टर में, एक कंपैरिजन जो कर रहा था 2.2 समथिंग, याद है कल? इसमें दो वर्किंग्स की थी, होल्डिंग कॉस्ट होने सर, होल्डिंग कॉस्ट होने सर ईओक्यू बताएं सर, 780 डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन दूसरी वर्किंग देखें 2000 डिवाइड बाय 2 होगा, तो उसमें 780 और 2000 क्या है? ऑर्डर साइज है, तो ऑर्डर साइज ईओक्यू भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज, देन एवरी स्टॉक कैसे निकाल लेंगे? ईओक्यू डिवाइड बाय 2, और अगर कोई और लेवल है तो वो जो भी होगा ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कब है? ऊपर जरा एक लाइन छोटी सी अंडरलाइन करें, अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, बाकी वो बीच में ऐसे एक्सप्लेन हुआ। देन सर अगर सेफ्टी स्टॉक है तो एक सेकंड बोर्ड पे देखना, या पहले चलें एक सेकंड रिवाइज कर लें। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो देन फिर स्टोर रूम जहन में लाना जरा, स्टॉक आएगा जीरो तक जाएगा, फिर आएगा, फिर जीरो तक जाएगा, अनसर्टेनिटीज नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है स्टॉक आउट होने का, आखिरी उठाएंगे नया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक आप रख रहे हैं तो इट मींस अनसर्टेनिटीज है, तो सेफ्टी स्टॉक क्या आप रख लेंगे या वो भी यूं होगा? सेफ्टी स्टॉक को आप क्यों रख रहे होंगे? एहतियातन, और आप चाह ये रहे होंगे ये यूज ना हो अनलेस कोई अबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, तो सेफ्टी स्टॉक एज इट इज मेंटेन रहेगा, और जो ऑर्डर आएगा आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि बस वो सेफ्टी स्टॉक तक जब जाए तो दोबारा आ जाए चले जाए। ठीक है, क्या यूज ना ही करना पड़े तो रखा क्यों हुआ? एबनॉर्मल सिचुएशन, इमरजेंसी में। तो क्या सेफ्टी स्टॉक अगर स्टोर में रखेंगे तो उसको रखने की भी कॉस्ट आएगी? यस सर। कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट। डायग्राम में डिफरेंस नजर आता? यस सर। क्या तो कॉमन है, नहीं कॉमन ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 तो कॉमन है, लेकिन इन एडिशन दैट उसमें क्या फर्दर ऐड होगा? सेफ्टी स्टॉक भी डिवाइड बाय 2। इसका फार्मूला फिर इधर बन जाएगा, इधर फार्मूला क्या है? लेफ्ट साइड ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, नहीं इधर लेफ्ट साइड पे तो बस ये है, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक भी है तो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 2। सेफ्टी स्टॉक ये यूनिट्स एज इट इज मेंटेन रहेंगे, और मेंटेन रखने पे फिर आप फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स आप रख रहे हैं और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 10 रुपए, तो 100 यूनिट्स इंटू 10, तो 100 इंटू 10 या 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये मेंटेन रहे। क्या चीज चेंज होती रहेगी? जो ऑर्डर आया वो इंशाल्लाह यूज होकर चेंज होता रहेगा, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर आ जाएगा, लेकिन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रहेगा। तो अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, और अगर सेफ्टी स्टॉक है तो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक।
अजम्ड देखिए आपके पास फॉर्मूला लिखा हो, if reorder quantity, if there is safety stock, पहले दूंगा, if there is safety stock, देखिए जरा फॉर्मूले में सिर्फ क्या डिफरेंस है, सेफ्टी स्टॉक ये अगर साथ के ग्राफ्स बनाने तो बना लो, ये कहाँ बनाएंगे, ये वाला लेफ्ट, नो सेफ्टी स्टॉक और सॉर्ट ऑफ ये वाला सेफ्टी स्टॉक। नहीं देखें अभी ये डेफिनेटली हम प्लानिंग करें, शुरू में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं कि हमने कितने यूनिट्स होल्ड करने हैं, कितने ऑर्डर देने हैं। तो इस वक्त तो अभी हमें नहीं पता होगा कि अब नॉर्मल सिचुएशन आनी है, फिर जब एक्चुअल आ जाएगा नेक्स्ट ईयर फिर प्लानिंग करेंगे, तो फिर उसको ध्यान रखे करेंगे, तो वो तो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली इवेंट्स हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि इसे मेंटेन रखा जाए, हाँ अगर एक्चुअली इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर इस्तेमाल भी कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा सेफ्टी स्टॉक की वर्किंग करेंगे फिर शायद इन अब नॉर्मलिटीज को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, वंस अगेन अभी हम शायद पीरियड के स्टार्ट पे खड़े, क्या हाल है, हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर साइज रखें, सेफ्टी स्टॉक रखें या ना रखें, अनसर्टेनिटीज है या नहीं है, उसके एंगल से बात हो रही है। जी सर, हाँ स्ट्रेट लाइन मीन ये जो मैंने रखा है सॉर्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये क्या मेंटेन हो रहा है, और इधर नहीं है ये लेफ्ट साइड पे, हाँ वो तो 0 तक आ रहा ना, लेकिन इधर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हैं तो 100 यूनिट से ऊपर तो मूवमेंट रहे, लेकिन सेफ्टी स्टॉक एहतियातन पड़ा, जरूरत पड़ जाए स्टॉक आउट ना हो जाए, हम यहाँ से उठा लें। जर्नलिस्ट नोट्स ले रहे हैं प्लीज, नहीं रीऑर्डर लेवल तो ये है, देखिए रीऑर्डर लेवल तो हम मैक्सिमम पे ले गए, जरा एक मिनट दोबारा जरा फार्मूला देख लें ऊपर, रीऑर्डर लेवल तो हम कहाँ ले गए, वो मैक्सिमम और वो एवरेज से ऊपर है, और एवरेज से जितना ऊपर है वही तो सेफ्टी स्टॉक है जी, डेफिनेटली। फिर हम ये तो हर पीरियड के स्टार्ट पे दोबारा प्लानिंग होगी ना, फ्यूचर में अब कितना रखना है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो सकता है लास्ट ईयर तक अनसर्टेनिटी ज्यादा ना हो, लेकिन फ्यूचर में अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर्टेनिटीज होंगी, तो फ्यूचर में फिर आप डिसीजन लेंगे अब सेफ्टी स्टॉक रख लेना मुनासिब। ठीक है, बात क्लियर है। अगर सर्टेनिटीज हैं तो किसी मैक्सिमम स्टॉक मैक्सिमम डिमांड तक जाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल डिमांड है शायद वही सफिशिएंट है, लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो हम एवरेज से जो ज्यादा रख रहे हैं वो इसीलिए तो रख रहे हैं, मसलन फॉर एग्जांपल अब ये हमारी फिगर्स हैं 15,000 था ना ये पेज के सेंटर में 275, 15,000 यूनिट्स जब पड़े होंगे तो हम ऑर्डर कर देंगे, तो जरा फिगर्स देख के बताएं क्या उसमें सेफ्टी स्टॉक के भी पड़े होंगे, जरा देखे 9,000 सेफ्टी वाले भी होंगे, तो अगर इस ड्यूरेशन में जरूरत पड़ गई तो फिर इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। नहीं मतलब एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट फिर सब पे आएगी, मतलब सेफ्टी स्टॉक है ना सर, अगर फॉर एग्जांपल बताया कि इसको रखने की कोई एक्स्ट्रा भी कॉस्ट है अदर देन नॉर्मल, तो डेफिनेटली फिर हमें एस्टिमेट्स में शामिल करनी चाहिए। जो सेल हुए उसी नेट नहीं सर जी सेल तो नहीं होना यार, ये पड़े हुए हैं यार, ये तो पड़े होंगे, लेकिन जो बिक गए होंगे वो तो अब हमारे से निकल गए ना, उनको क्यों रखना हमने, तो इनका कॉस्ट किस पे बोले, किन पे, एक्सचेंज कॉस्ट किसका, ये सेफ्टी स्टॉक हमारा ही होगा, ये हमने रखे होना यार, यस, तो हम पेइंग करो, हम ही कर करेंगे, इन यूनिट्स को अगर हम अपने स्टोर रूम में रखेंगे तो हम ही खर्चा बियर करेंगे, यस लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि अपनी एस्टिमेट्स करते हुए फिर हमें इस कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। एक एग्जांपल करें सर, यहाँ तक पेज नंबर 277 पे, पेज नंबर 277 कैंड पे ढूंढे रॉबिन, जैसे और सर पढ़ा रहने दें क्या हो गया, तो और सर जी कैपिटलाइज कोई किस में कैपिटलाइज
इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी नहीं, फिक्स एसेट। अगर आपने एक यूनिट बना दिया 10 दिन के लिए रखा है, तो क्या उस यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा उसकी कॉस्ट में नहीं आएगा, तो चाहे वो जो भी है। जी सर, जी मिस्टर रॉबिन, मिल गया सवाल? पेज नंबर बता दें सर। 8277 सर, रिक्वायरमेंट होने, कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक के दो मेन फार्मूलाज हैं। नंबर एक, if there is no stock, reorder order size divided by 2, और अगर सेफ्टी स्टॉक है तो अब ये डाटा हमने गौर से पढ़ना और देखना ये है कि सर्टेनिटी वाला डाटा है या अनसर्टेनिटी वाला। पढ़ते हैं देखते हैं। Robin Limited imports high value components for its manufacturing process. Following data relating to the component has been extracted from the RL's record for the last 12 months. Maximum usage in minimum usage in a month, average usage in a month. एक सेकंड जरा एवरेज पे रुके, ठीक है। इन वर्ड्स का जरा ट्रांसलेशन बल्कि तीनों के। मैक्सिमम मींस ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ऑन एवरेज, नॉर्मली। ये कुछ जरूरी कि ये एवरेज ही लिया हो गया हो, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मैक्सिमम, ये जरूरी नहीं है। ऑन एवरेज का मुराद नॉर्मल। हाँ, अगर हमारे पास ये ना हो, अगर हमारे पास एवरेज ना हो, हम कैसे निकाल लेंगे? 300 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, लेकिन ये जरूरी नहीं इसी तरह ही आया। तो एवरेज मीन नॉर्मल, आम हालात में। और अगर आम हालात का नहीं पता तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जगह यहाँ मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लीड टाइम से मुराद ज्यादा से ज्यादा, अब ये महीनों में दिया हुआ, और कम से कम ये इंपोर्ट्स हो सकती हैं बाहर के मुल्कों से। अब यहाँ एवरेज नहीं है, तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय। रीऑर्डर क्वांटिटी, ये किसे कहते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर साइज लिखें कि ऑर्डर साइज इज ऑलवेज इक्वल टू EOQ, कैन बी नॉट। सही है। अब ये डेटा हमने पढ़ा, क्या डेटा में कोई हमें अनसर्टेन दुनिया नजर आ रही है? कैसा करेगा हमें? मैक्सिमम इज एन इंडिकेशन, सर्टेनिटीज नहीं है। वहां तक भी जाते हैं, मसलन 300 यूनिट्स तक भी डिमांड जाती है, 200 यूनिट्स तक भी आ जाती है, और ऑन एवरेज 225 भी होती है। ठीक है, तो ये दिस मैक्सिमम मिनिमम लेवल्स इज एन इंडिकेशन दैट वी आर नॉट इन अ सर्टेन दुनिया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या फार्मूला आता है? एवरी स्टॉक कैलकुलेट करना स्पीड अप होगा। नहीं, मेरा पहले फॉर्मूला लिखना ताकि एग्जैक्टली जरा याद होने चीजें, फिर जो नहीं है वो ढूंढ लेता। नहीं सर जी, फार्मूला बोलना पड़ा। अब फार्मूला क्या लिखें, हमें क्या चाहिए, क्या ढूंढना है हमें? सेफ्टी स्टॉक होगा, अनसर्टेनिटीज, सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। ये सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल अभी नहीं है, ऑर्डर साइज अवेलेबल है, ढूंढे डाटा 750 डिवाइड बाय 2। क्या मिसिंग है? 3-4 लाइनें रख लें। सेफ्टी स्टॉक, तो फार्मूला क्या है? ये कुछ फार्मूले इनिशियली हमने जरा जहन में सेट करने हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो कहीं एक पेज पीछे देख लेना। सेफ क्या फार्मूला सर? मैक्सिमम डिमांड या यूजेज इन, अब डेटा देखें जरा, इन मंथ्स, मैक्सिमम डिमांड
पर मंथ पर, पहले पर मंथ है, ऐसी है, और मल्टीप्लाइड बाय, बोलने लफ्ज बोल के फाइनल कर, मैक्सिमम लीड टाइम इन मंथ्स, मैक्सिमम डिमांड पर मंथ multiplied by maximum lead time in months. So what is the maximum demand per month? 300. What is maximum lead time in months? What is 1800? Maximum into maximum means reorder level से है. Reorder level if there are uncertainties. Then इसे compare कैसे करें? Average demand per month given है 225, ठीक है 225 और average lead time is not available. कैसे आ जाएगा? मैक्सिमम कितना है? प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सॉल्व करते रहे। 900 डिफरेंस 900 का नाम सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक? ठीक है, डन है सर। सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ये 900 समझ आ गया? फाइनल करना सर। कैसे? 900 प्लस 750 डिवाइड बाय 2 प्लस 900, 1275 यस पे इस पीरियड में होल्डिंग कॉस्ट इंकर हो इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। नहीं सर, नाम डिफरेंट है, एक ही चीज के दो नाम है सर। बफर स्टॉक एंड सेफ्टी स्टॉक इज सिंपली आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स फॉर ईच अदर। सेफ्टी स्टॉक ही बफर स्टॉक है। ठीक है सर, हजम है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिखे सर। चंद पेजेस पीछे जाए जरा, जिस पेज पे पीछे था जो एवरेज स्टॉक था, क्या था पेज नंबर 275, उसमें उसी के नीचे एक क्वेश्चन होगा कोको किंग। चलें सर, अभी तक जो चीजें आई हैं अब उसकी बेस पे जरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। कोको किंग लिमिटेड produces and markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kgs. Requirement A, calculate क्या? Economic order quantity EOQ. फिर B, a vendor has offered to CL a quantity discount of 2% on all orders of minimum 7,500 kgs. Advise CL whether the offer of the vendor may be accepted. ये कैसे करेंगे? ये सर EOQ लेवल पे, हाँ जी, एक वर्किंग EOQ लेवल पे कर लेंगे, खर्चा कितना है? एक डिस्काउंटेड लेवल पे वर्किंग कर लेंगे। कंपेयर कर, तो अब इसको ज़हन में रख के प्रभावित है। Coco King produces and markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kgs. The following information is available in respect of
cocoa powder, which is the main component of the chocolate and represents 90% of the total ingredients. सही गेम बेटा अगर जहन में ना हो तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इस सारी डिस्कशन में हमने परचेज पे फोकस करना। मीन्स से लिखा हुआ है चॉकलेट्स की एनुअल डिमांड है 80,000 kg। हमने चॉकलेट्स खरीदनी है या कोको पाउडर खरीदना है? हमने रॉ मटेरियल की बहस करनी है। हमें डिसाइड ये करना पड़ेगा सवाल में सर कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। प्रोड्यूसर्स अंडरलाइन करें। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर हमने फिनिश गुड्स नहीं खरीदनी, फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदना है। तो ईओक्यू के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाना है या बनाना है? मंगवाना है। परचेज में फोकस हमारा सारा, तो रॉ मटेरियल परचेज। लेकिन अगर हो ट्रेडिंग बिजनेस फिर जो बेच रहे हैं वही खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, क्या बना रहे हैं? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को बनाने में क्या रिक्वायर्ड है? तो व्हाट इज एनुअल डिमांड? नहीं, 80,000 तो चॉकलेट्स है। हमें कोको पाउडर की एनुअल डिमांड चाहिए अपनी वर्किंग में या चॉकलेट्स की चाहिए? कोको पाउडर की 80%, 90% ऑफ नहीं मतलब पहले तो ये क्लियर कर लें कि हम खरीद क्या रहे हैं, कोको पाउडर या चॉकलेट? कोको पाउडर। क्या खरीद के अब क्या बना रहे हैं? कोको पाउडर चॉकलेट्स बना रहे हैं। चॉकलेट बना रहे हैं क्या इंग्रेडिएंट लेके? कोको पाउडर इंग्रेडिएंट लेके। तो 80,000 चॉकलेट्स है, 80,000 kg सॉरी चॉकलेट्स है, तो 90% ये है। तो इट मींस कैलकुलेटर पकड़ा, कोको पाउडर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 72,000। तो भाई इस तरह की जो बातें होने शुरू हो गई अब, ये फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में सही करवानी है। तो हमारा फोकस किस पे है? नहीं, खरीदने पे। तो खरीदा क्या जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? रॉ मटेरियल। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर ठीक है, फिनिश गुड्स ही खरीद लेंगे। लेकिन क्या ये हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? नहीं, वो तो अभी आ रही गेम, वो तो अभी अगली गेम, तो फिर बाद में परचेज करना है। तो कितनी एनुअल डिमांड है सर? 80,000 या 90%? 80,000 90% मींस 72,000 डिमांड है, रिक्वायर्ड है। कॉस्ट पर केजी, प्रोसेस लॉस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये 72,000 kg जो है कोको पाउडर के, क्या रिक्वायर्ड है? तो इतनी इनपुट करेंगे यार। नो सर, ये आउट है। आगे चलते हैं सर, मेरा ख्याल ये बात हाँ पता, बताइएगा नहीं, मैं खुद ही लिख दूंगा। परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलोस। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफिस, मैंने शायद 1-2 दिन पहले बताया था, दोबारा लिखना। परचेज ऑफिस, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट मींस परचेज। Annual variable cost of purchase department is 6 million. Total number of orders of all products is estimated at 120. Next point, storage and handling cost is 20 per kg per month. Yes. फसाना उसने आप ही। क्या ये स्टोरेज एंड हैंडलिंग? रखने की कॉस्ट, स्टोरेज, ये ठीक है। अदर कैरिंग कॉस्ट भी है, कितनी? 5 per kg per month. CL maintains a buffer stock of 2000. यकीनन जब हमने पुरानी बहस की थी यूकी की, कुछ assumptions के साथ थी, assumptions के साथ थी। देखेंगे 3 assumptions, देखें जरा एक मिनट। नो बल्क डिस्काउंट, नो बल्क डिस्काउंट, लीड टाइम कांस्टेंट नोन, और डिमांड कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट देखें, डिमांड कांस्टेंट नोन, सॉरी लीड टाइम कांस्टेंट नोन होने की वजह से
हमें शायद बफर स्टॉक की जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू assumption, लेकिन अब हम पहुंच कहाँ गए, रियलिटी की दुनिया में आ गए। तो यहाँ पर नजर आएगा कि कुछ assumptions अब वायलेट होकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या कंपनी बफर स्टॉक रख रही है, कितना मेंटेन कर रही है? जी सर, EOQ सर, पहले तो EOQ, व्हाट इज द फॉर्म? टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, ढूंढने जरा करनी है। टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरा बोलेंगे तो बात बननी। तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर जी, अंडर रूट तो मेरे ख्याल है 50,000 देख के लिख लें। एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एनुअल डिमांड और डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम, पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट को एक साल रखने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और डेफिनेटली अंडर रूट। जी ढूंढ लेंगे, कोई इशू नहीं, अगर सेटिंग हुई हो ज़हन में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। जी डियर, वर्किंग्स करनी पड़नी है, गेम ऑन हो गई है। कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे आ सकती है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। परचेज ऑफिस में पहुंचे जरा, प्रोक्योरमेंट ऑफिस। एनुअल खर्चा कितना है? 6 मिलियन। और कितने ऑर्डर्स हैं? 120। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एस्टिमेटेड है 120। वर्किंग लिख के करनी प्लीज। तो 50,000 रुपया पर ऑर्डर। नहीं देखिए, परचेज डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, यकीन माने वो यही कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कर रहे हैं, बैठे हुए स्टॉक मंगवा रहे हैं। नहीं मतलब आप इसे बाकी सीरियस लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है सर। किससे लें, कब लें, कैसा लें, कहाँ से लें, क्या क्या लें। ये एक हम सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करें, बेतहाशा चीजें खरीदनी पड़ती हैं। नहीं अब वो एक मिनट छोड़, वो अभी फिलहाल एक वर्ड है वेरिएबल, अब गेम आ गई है, वो एक्सप्लेन करते हैं आराम आराम से। एक सवाल जरा रिलैक्स होकर करते हैं। 50,000 से क्या है जी? 50,000 कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड हो जाए यार, इसकी वर्किंग लिख लें और प्लीज यार सही करवा दीजिएगा। कल परसों भी एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया, पता नहीं आप लोग कर रहे हैं या नहीं, मैं कहता तो रहता हूँ। लेबर वाला भी दिया था, नहीं लेबर वाला भी टॉय से पहले कहा था, टॉय देख के ना लेबर ना टॉय। लर्निंग कब? लेबर और रहने दें सर, कल दिया। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय, पहले तो बताएं 90% क्यों किया मैंने? डिमांड का 90। ठीक हो गया यहाँ तक? यस सर। अब परसेंटेजेस दी हुई, किसकी बेस पे परसेंटेज दी हुई है? व्हाट इज 100 4% और किसका 4%? इनपुट का। और यार इनपुट का तो बोलने देखा हुआ, देख ही बोल दिए यार। तो आउटपुट होगी 104, वजह लॉस है। अब ये जो 72,000 है, क्या ये हमें चाहिए यस सर। या यही यूज होना है? ये रिक्वायर्ड है, यूज है, इतना ही रॉ मटेरियल यूज भी होगा, ये चाहिए हमें, ऐसे ही निकालेंगे वर्किंग। 72,000 डिवाइड बाय 75। देखिए जी वर्किंग थोड़ी सी लाइन नीचे छोड़, कुछ कंफर्टेबल है सर अब इस बात से? वंस अगेन महसूस ऐसे ही कराया आपने जैसे पहली दफा बात हुई।
लेकिन आज पहली दफा हो गई है, आज पहली दफा तो हो गई। जी सर जी, हमें खरीदना कितना पड़ेगा? 72,000 या 75,000? क्यों? उसमें से 4% वेस्ट होना और 72,000 फिर बचेगा तो 80,000 चॉकलेट्स बन सकेंगे, डन। तो एनुअल डिमांड फाइनली क्या लिखा? सर प्लीज बोल दे सर, कोई एक दो बोल दे सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है यहाँ? चलिए जज़ाकल्लाह जिन्होंने बताया। जी सर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज एंड हैंडलिंग 20 और 5 तो दिया हुआ है, तो 20 और प्लस 5 तो ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या है? पर केजी तो ठीक है, पर मंथ है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। वाई? पर यूनिट पर एनम चाहिए फॉर्मूला। उसने क्या दिया हमें? पर मंथ। तो 12 कहां से बीच में आ गया? 20 और 5 तो टोटल होगी ना कैरिंग कॉस्ट, अदर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा दी हुई है, तो जरा 12 कर ले फाइनल आंसर बता। What is the meaning of 5,000? Economic order size, EOQ. फाइव 5,000 के साथ कुछ और भी जरा लगवाएं। ये क्या है? यूनिट्स इस केस में केजीज में, ये ठीक है? यूनिट्स इस केस में केजीज में है। 5,000 केजी का ऑर्डर एट अ टाइम करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया सर। बी रिक्वायरमेंट ए हो गई, ए हो गई सर। बी रिक्वायरमेंट कैसे करें? किस किस का कंपैरिजन करें आप? एनुअल कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट at EOQ level, that is 5,000 kgs. Once again पहले करवा दें हम। According to this data, इस लेवल पे परचेज कॉस्ट क्या हो? डाटा सारा देखना हुआ सर। बताएं कितने केजीज खरीदेंगे आप? यार 5,000 केजी खरीदेंगे, क्या हो गया? 5,000 खरीदेंगे, ये 5,000 करके 75,000 तक जाएंगे, तो जाना है 75,000 पे। जाना एक केजी कितने का आएगा? 600 का सर। आंसर क्या आएगा? जल्दी से कैलकुलेटर पे आ जाएगा। 45 मिलियन। अगली बातें सुने पहले। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती कैसे? बिल्कुल ठीक है, ये सोचना पड़ना, ऐसे ही होना है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी कैसे? नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए हमें। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय 50,000 की वर्किंग हो चुकी है। ढूंढने क्या है? 50,000। व्हाट इज 75,000? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, EOQ है इस वक्त। यहां से आएगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू 750। ठहरे सर, ठहरे, क्या होगी? वर्किंग करें बस। आप फिगर्स के नाम बोलिए एक दफा। ठीक है, ठीक है। एनुअल
कैरिंग कॉस्ट कैसे? नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सवाल भी देखें, बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ तक। ऑर्डर साइज बताएं। ऑर्डर साइज 5,000। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, क्या बस लास्ट लाइन, क्या बफर स्टॉक भी रखना है? यकीनन ये बफर स्टॉक रखना अजम्पशन ऑफ ईओक्यू की वायलेशन है, लेकिन दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। क्या 5000 डिवाइड बाय 2 में प्लस बफर स्टॉक एज इट इज ऐड हो जाएगा? कितना सर? 2000। ठहर दें, यहाँ तक क्या आएगा? एवरी स्टॉक जो मेंटेन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट को रखने की एक साल की कॉस्ट क्या है? कर ले, सॉल्व तो कर लीजिएगा। 25 से जमा 3 30 क्या आया था? 45। यस सर। 300 कैलकुलेट हो गया? पूरा बोल दो मुझे, एक सेकंड पूरा बोला दो। 5000 के ऑर्डर साइज है यार। 5000 डिवाइड बाय 2 एवरेज स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक टू गेट द टोटल and multiplied by 300 per unit per annum. Answer 1.35 million. ठहरे आंसर आ गया। मैंने तो कहा था ईओ की लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आ रही है, लेकिन एक अजम्पशन ऑफ ईओक्यू वायलेट होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रही। कैलकुलेटर उठाएं, 5000 लिखें, डिवाइड बाय 2 करें और बफर स्टॉक को इग्नोर करके 300 से मल्टीप्लाई करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है, लेकिन एक अजम्पशन क्योंकि वायलेट हुई है इसलिए उसकी वजह से ये फिगर सेम नहीं आ रही। ठीक हो गया यहाँ तक? अब नोट करें, इनको प्लस करें। जी नहीं, वो सारी प्रोडक्ट्स की है ना यार, वो सारी प्रोडक्ट्स की, हम सिर्फ कोको पाउडर की वर्किंग कर रहे हैं। नहीं, उससे क्या 120 ऑर्डर्स होंगे, तो हमने वहां से एक ऑर्डर की कॉस्ट निकाल ली। हमें इस कोको पाउडर के लिए मेरा ख्याल है 15 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, तो हमारे इस कोको पाउडर से रिलेटेड तो 15 ऑर्डर्स की कॉस्ट फिर हमसे रेलिवेंट होगी। नहीं, कन्वर्ट किया ना हमने इसको, 50,000 निकाला ना हमने पर ऑर्डर। हमने 6 मिलियन दिया तो हुआ है, लेकिन वो 120 ऑर्डर्स की कॉस्ट है, वहां से हमने एक ऑर्डर की कॉस्ट निकाल ली, और हमारे इस कोको पाउडर में 75,000 डिवाइड बाय 5,000 15 ऑर्डर्स लगने, तो इस डिसीजन में तो 15 ऑर्डर्स की कॉस्ट रेलिवेंट होगी। क्या था वो 6 मिलियन है, लेकिन वो सब प्रोडक्ट्स का, ठीक है। नहीं सर जी, हम वो जो 50,000 होगा उसमें से फिर जिस प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर्स होंगे उस मल्टीप्लाइड बाय दैट होना चाहिए। अगर हम सही वर्किंग करना चाह रहे हैं तो ऐसे करेंगे। हाँ ठीक है, वो पर, लेकिन पर ऑर्डर फिक्स रहेगा, बाकी वेरी करेगा। 300 क्या है, बड़ा ये ना किया करें यार, बड़े मुश्किल सवाल बना लेते हैं। 300 क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर मंथ है, और जरा 12 बेटा 300 पर केजी पर एनम। हाँ किया करें एक ही बार, चले 12, ठीक है प्लीज क्लियर। 300 एक मिनट हाँ जी, इसका अच्छा, इसका टोटल मैं अलग अलग कर रहा था ना, वो कोई कंपल्सरी नहीं होता है, वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि इनका सम मिनिमम ही आएगा, तो ये मतलब कर लें तो ठीक है, अदरवाइज डिसीजन तो इस टोटल कॉस्ट से ही होना, लेकिन बहरहाल कर लें तो गलत भी नहीं। 47.1 मिलियन, 21 लाख समथिंग बनेगा ना हमें, इसका सम अगर करेंगे तो पूरा 21 लाख है। हाँ 45 मिलियन प्लस 21 लाख। स्पीड अप बहुत सारी, एक सवाल और बनते तो दो थे।
हिम्मत कर दे, हिम्मत। नोटेड है? Yes sir. अब क्या करूं? डिस्काउंटेड लेवल पे वर्किंग वंस अगेन पेशेंस ही करवाएं। ये बेटा नोट कर लिया ऑनलाइन सोर्स? नोटेड, नोटेड है प्लीज, कोई लिख तो नहीं रहा? जी सर, पेशेंस वंस अगेन, देख रहे फिगर्स। टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल, टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल। कैसे? व्हाट इज द डिस्काउंटेड लेवल? पहले तो ये बताएं। नहीं, व्हाट इज द डिस्काउंटेड लेवल? 7500 kgs लेवल, शायद किस लेवल पे डिस्काउंट मिलेगी? 7500 kgs के ऑर्डर साइज पे डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, सुने पहले। एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल क्वांटिटी क्या होगी? kgs into 600 into 98%. Answer approximately is 44.1. 98% समझ आ गया सबको? क्या है ये? 2% डिस्काउंट है तो डेफिनेटली 588 समथिंग बनता है, आप स्ट्रेट में लिख सकते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? ऑर्डर साइज नहीं है यहाँ, एनुअल डिमांड अब डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय 50। बोले सर जी, पहले वर्ड्स बोले, ऐसे ना करें। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसी है? ऑर्डर साइज तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, प्लस बफर स्टॉक भी है, कितना? मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। 17,25,000 17,25,000 लिखे टोटल का, लिख लें। ठीक है करो, लिखिए करो, माइनस करो। 46.5 million जी 46.325 million 46.325 million। तो क्वांटिटी डिस्काउंट इज 2%, देयरफॉर परचेज प्राइस कितने परसेंट रह जाएगी? 98%। ठीक है, एक फाइनल कंक्लूजन लिखनी चाहिए। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अभी भी जो इन दोनों का सम है ना, वो उधर ही कम है। इसका सम बनेगा 22 लाख, जाने दें यार, 22,25,000। सॉरी सर, ये इन दोनों का सम है, ये अभी भी ये कोई लेवल पे ही कम है, 21 लाख, 25 लाख, 25,000, लेकिन डिस्काउंट का इफेक्ट ज्यादा है। फाइनल कंक्लूजन लिखें, वी शुड अवेल द डिस्काउंट बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू, बनाया सेंटेंस तो लिखा करें खुद से लिखें।
तो भाई साहब जो कह रहे हैं लिख लें, ये आवाज कराची तक पहुंचाने की लिखनी पड़नी है। पेपर कराची जाते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है शायद दोबारा। कौन से दौर में जिंदा है? पत्थर वाले जमाने में सर अलग से डरे, वो वक्त भी आने वाला मुझे लग रहा है कि अब टाइप किया करना है, वो सीधी इधर उधर ईमेल हो जानी, तो फिर बेहतर रहेंगे कि हमसे इंग्लिश लिखी नहीं आ रही, फिर इंग्लिश टाइप करनी है। और वो वाली टाइपिंग नहीं, वो जो SMS वाली टाइपिंग है, जो दिल के बीच में लगा दिया। अब इंग्लिश लिखते भी वही होती है। ऐसा मुझे किसी ने, काफी पुरानी वैसे तो बात होगी, गुड नाइट एक मैसेज आया मेरे रात को, उसमें 8 भी था। बड़ी देर बाद मुझे पता चला, उस जमाने में नया नया था, एक बीच में 8 भी था। तो अब तो पता नहीं कहाँ तक गेम पहुंच गई, नहीं, ये तो मेरे ख्याल 10-12 साल पुरानी बात है, मुझे अभी तक याद है। कंक्लूजन सर, वी शुड अवेल discount of 2% as it results into saving of 7,75,000। कैसे सर 7,75,000 कैसे आ रहा है? दोनों का डिफरेंस दिया जा रहा है यार, गेम आ जानी है, बाकी तो ठीक ही आया कैसे? किस पेज पे है कंडी बताइए? 277 पेज नंबर, एक सेकंड ढूंढना पहले। 281 280 ये अरोमा हब्स के नाम से, पेज नंबर 280 नोट कर लिया सब? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट होने सर इसकी नेक्स्ट पेज पे जी जी बिल्कुल ऐसे। Compute the UQ and then determine the amount of saving, if any, which can be achieved by AH by adopting the stock management system based on EOQ. क्वेश्चन सर सीरियस है, गेम ऑन है। फार्मूला तो मासूम सही है, लेकिन डाटा जिस तरह से दिया होता है वही ढूंढना, चीजें ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। जी सर, अरोमा हब्स सर अगला साल भी है सर, 2000 का ऑर्डर दे देंगे, 1000 इस साल इस्तेमाल हो जाएगा, एक साल 1000 अगले साल, फिर सब एक चक्कर में पड़ेंगे कि ये वही साल है, इस साल जो बच जाएगा वो स्टॉक में चला जाएगा। अरोमा हब्स डील्स इन अ herbal tea. The tea is imported on 6 monthly basis. क्या मतलब? इंपोर्ट की जा रही है 6-6 महीने बाद, सही है, 6-6 महीने बाद। The management is considering to adopt a stock management system based on EOQ model. पहले कौन सा मॉडल है पता नहीं, लेकिन considering to adopt EOQ मॉडल पे आना चाहते हैं। In this respect, following information has been gathered. Annual sale of the tea is estimated at 60,000 kgs at 1260 per kg। क्या होगा ये? सेल प्राइस होनी चाहिए, क्या ख्याल है? Sales are distributed
evenly throughout the year. Number 2, C and F value of the T. अब C and F वैल्यू का मीनिंग, जब इंपोर्ट आप करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लग जाते हैं. इसका सिंपली मीनिंग है कॉस्ट एंड फ्रेट. कॉस्ट एंड फ्रेट. फ्रेट मींस ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन मींस कैरेज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स. सोच के बताइए. खरीद रहे हैं हम, कॉस्ट एंड कैरेज इनवर्ड्स. ठहरे. Cost and freight value of the T after 10% discount is 900. After 10% discount? नहीं, after 10% discount फिलहाल लग रहा मिल रही है. ठीक है, निकालना चाहे तो हम कौन सी प्राइस भी निकाल सकते हैं. ये 90% है, 100% है यार. आफ्टर 10% डिस्काउंट. सर ये लंप में तो जानते हैं सर, तो देख लेते हैं क्या होगा. जिस पे भी मिला होगा मिला. तो नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा. लिखा है कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट. ये 10% डिस्काउंट के बाद है बस. और मैं कुछ भी नहीं, अगर मैंने कुछ बोला मैं वापस ले लूं. कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 20% and 15% respectively. Next line underline. Sales tax paid at the import stages refundable in the same month. कौन सा नहीं है ये? नॉन रिफंडेबल. Use of EOQ model would reduce the quantity per order. मतलब ये मैं खुद से बता रहा हूँ, हमने वर्किंग तो नहीं की है, लेकिन क्या बता रहा, क्वांटिटी कम हो जाएगी. उससे क्या होगा, बल्क डिस्काउंट होगी तो सही, लेकिन 10 से 8% पे आ जाएगी. वंस अगेन एक वायलेशन ऑफ EOQ मॉडल है. मतलब उसमें तो हमने अज्यूम किया होगी नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, होगी, लेकिन कितने की बजाय कितनी होगी, किस लेवल पे कितनी डिस्काउंट होगी. EOQ लेवल पे भी डिस्काउंट होगी, लेकिन 10 की बजाय 8%. कर लेंगे उससे वर्किंग हो जाएगी शायद. कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई सर. इसकी बात पहले दिन हुई थी. 1% पर मंथ. जरा फर्स्ट पेज पे जाएं, हम ये बहस छिड़ी थी. जी. पेज नंबर 271 में जो ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर टेबल आया था, उसमें होल्डिंग कॉस्ट में सबसे ऊपर वाली चीज, होल्डिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप. ये दो तरीकों से बात हुई थी. अपने पैसे लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर लेके लगाएंगे तो इंटरेस्ट है. तो क्या ये भी होल्डिंग कॉस्ट है वैसे, इंटरेस्ट चार्जेस ऐसे ही? तो ये भी होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है, लिखा मत, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है. कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, पर मंथ रेट दिया 12%. जी. ठीक है. एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 3. नहीं बताया तो नहीं हुआ, पर मंथ है, पर एनम है. शुरू में बताया हुआ एनुअल है, शुरू में बताया हुआ. ये सालाना ही है, लेकिन ऊपर पर मंथ है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000. क्या है ये 90,000? ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्या खाना, प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की सर. इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स. इसको जरा लिंक करें पॉइंट 3 के साथ. EOQ लेवल पे क्वांटिटी पर ऑर्डर कम होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे. तो नीचे आप आए जरा. 90,000 क्या दिया हुआ, एक ऑर्डर की प्रोसेसिंग कॉस्ट. इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वुड रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय 10%. ठीक है. एच मेंटेन्स अ बफर स्टॉक इक्वल टू हाउ 15 days से. एक काम जरा आपने करना है, जल्दी से बुक में जरा जाएं, डिसीजन मेकिंग में जाएं जरा. डिसीजन मेकिंग के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर
2 पे जरा रुके, सॉर्ड लेदर आगे जाके थोड़ा सा चैप्टर के एंड में, सॉर्ड लेदर नहीं, एंड में चैप्टर के पेज 75 बताया जा रहा है, उसके एंड में मेरा ख्याल है इस तरह की कोई एक लाइन है, लास्ट लाइन पढ़ी पूरा बॉडी की तरह क्या लिखा, 1 मंथ सेल, तो मसलन जो भी सेल होगी उसका डिवाइड बाय 12 किया जाए तो पर मंथ आ जाएगा। यहाँ क्या किया जाए, डिवाइड बाय 15 डेज अब है, तो अगर डेज में बहस छिड़ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, शायद हम कितने दिनों का जो स्टॉक है वो आपने होल्ड रखना है, ठीक है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, अब डेज में अगर है तो डिवाइड बाय 365 इंटू 15 डेली। आज एंजॉय किया होगा अपने डाटा, लेकिन एंजॉयमेंट सफिशिएंट नहीं है बगैर लिखे। क्या फाइंड आउट करना है, पर्सनल अब जितने मर्जी मुश्किल हो जाएं, अगर वो ईओ की मांग रहा है तो फार्मूला कम से कम जहन में पहले ला के लिख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर बनाएंगे, शुरू कर रिक्वायरमेंट है। सर फर्क तो थोड़ा सा फर्क ना मुझे मसला है ना एग्जामिनर को मसला है, आपको भी प्लीज नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप 12 दिखते हैं ना तो हर महीने में ऑन एवरेज 30 दिन हो जाते हैं, लेकिन आपका ये फर्क अभी खत्म होने लगा है, अगर आप डिवाइड बाय 360 इंटू 15 करेंगे तो यही है, मतलब वो कोई इशू है ही नहीं। मैंने एहतियातन 365 दिन बोले, क्योंकि अगर मैं ये कह देता कि 15 दिन है और आधा महीना है तो वो यही गेम शुरू हो जाने, नहीं सर अगर वैसे करें तो 365 से ही आंसर आ रहा है, तो वो ना मुझे इशू है ना एग्जामिनर को है, लेकिन आपको भी अब नहीं, देखो बात अब खत्म हो चुकी है। चलो देखा गेम शुरू होगी, सारा सवाल खत्म हो गया, अब असल बहस ही रहेगी, तो बहस अब लिख लें, किसने कहा कॉस्ट पर यूनिट पर आवर, ये पूरे वर्ड सच इंपॉर्टेंट है, बल्कि सॉरी मैंने एक खासी ज्यादा ऐसे लिखी, एनुअल डिमांड, ये आने लगा सर, आपको पता भी नहीं चला भी आ जाए, सर ये अपना लिखें क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना आगे, बल्कि फॉर्मूला मेरा बार बार मैं लिख रहा हूँ, लिखने की मेरे ख्याल जरूरत है जहन में। जी सर ये स्टार्ट लीजिएगा, टाइम वी हैव जस्ट होता, कॉस्ट पर ऑर्डर की गेम चलाएं, आगे पीछे हो गया डाटा, जरा थोड़ा पिछले पेज पे, थोड़ा सा अगले पेज पे, हिम्मत मारे हिम्मत मारे हिम्मत मारे, वेयर इज कॉस्ट पर ऑर्डर 90,000 में कोई मसला, 90 इंटू 90%, ठीक है, आप लोग 81,000 सॉल्व करके लिखो, डिमांड हो जाए, ये तो सेल है, हाँ जी फर्स्ट लाइन पे जाना, अब रिलैक्स हो गया, दोबारा 1 मिनट सोचा, उधर भी आया था 80,000 केजी, इधर 60,000 केजी, अब ये डीलर है, ऊपर ढूंढने जरा, क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या इंपोर्ट करके बेची जा रहा है, हिम्मत करने ऊपर फर्स्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें, डील, ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन कैसे, इंपोर्ट करके सेल कर रहा है, लुक्स लाइक दैट, प्रोडक्शन नहीं कर रहा, डन है जी जी 3.2 की कॉस्ट ऐड नहीं करनी, ऑर्डर कॉस्ट सर जाना दे सर, वो परचेजिंग कॉस्ट है सर, ना करिए, एनुअल डिमांड लिख लो 60, सर जी लिख लो सर, क्या है 60, डिमांड इंपोर्ट करके बेचना, मैं इसे यहाँ लिखते हुए परचेजिंग के एंगल से लिख रहा हूँ या सेल के एंगल से, परचेज करना, परचेज करके बेचना, परचेज करना,
एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी। जी सर, अब क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में गेम ऑन है। जी इसकी वर्किंग अभी हो जाएगी इंशाल्लाह। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, करे वर्किंग? ढूंढनी है, पहले चीजें ढूंढ लो। कहां कहां आपको लग रहा है कि कैरिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है? पॉइंट नंबर बोल दो जरा। 4 और 5 के अलावा कहीं नहीं है। नहीं वो तो बात की बात है, कब पहुंच गया। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट तो एज इट इज गिवन है। सर जी छोड़ दें लिखना, पहले देखा करें। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, अभी आप इस पोजीशन में नहीं, एक बार सवाल करना मेरे साथ। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर केजी गिवन है और हमें भी पर केजी पर एनम ही चाहिए, तो 320 में कोई इशू नहीं है, सबको पता है। ये पर यूनिट भी है और पर एनम भी है। अब कहाँ जाना है? फाइनेंस कॉस्ट में चले जाएं। ये 1% पे है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये 1% सबसे पहले तो पर मंथ है, लेकिन फॉरगेट अबाउट पर मंथ एक मिनट। ये मल्टीप्लाइड बाय 1% होना किस पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दोबारा पहले सफे पे चले जाए, पहले सफे पे चले जाए। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप फाइनेंस कॉस्ट पता कैसे चलेगी? हाँ जी, क्या परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? स्टॉक खरीद के रखना ना हमने, तो परचेज कॉस्ट होल्ड करेंगे। परचेज का खर्चा होल्ड होगा या सेल का खर्चा? जितने में परचेज कर रहे होंगे आप, उतनी फाइनेंसिंग चाहिए होगी। सोचने एक मिनट, फर्स्ट करें 1000 रुपए का यूनिट है, 1500 का बेच रहे हैं आप। 1000 रुपए का यूनिट है, 1500 का बेच रहे हैं। आपको पैसे इकट्ठे कितने करने पड़ने हैं? 1000 रुपए, बाकी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो आपको होल्ड कितनी अमाउंट करनी पड़ेगी? परचेज कॉस्ट। ये 1% किससे मल्टीप्लाई हुआ करेगा? ये परचेज कॉस्ट, साथ लिखना ब्रैकेट 1260 सेल प्राइस है, ना करना है। किस कॉस्ट पे रख के आपको होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी? किस कॉस्ट पे खरीद के फाइनेंसिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी? परचेज कॉस्ट में। लेकिन परचेज कॉस्ट डजंट मींस सिर्फ परचेज प्राइस प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस एज वेल। क्या ख्याल है? मतलब मैं परचेज कॉस्ट अगर कह रहा हूं तो व्हाट डज इट मींस? अगर इंपोर्ट करें तो फिर इंपोर्ट ड्यूटीज भी आएंगी, लेकिन डेफिनेटली जो रिफंडेबल चीजें हैं वो नहीं आएंगी। जाने सर, तो अब किसकी वर्किंग करवा दें काइंडली? परचेज कॉस्ट, लेकिन किस लेवल पे? ईयू की लेवल। हम इस वक्त वर्किंग किस लेवल पे कर रहे हैं? ईयू की लेवल। रेडी है? रेडी है सर? किस पॉइंट में चले जाएंगे आप? ढूंढ के बताएं। पॉइंट नंबर 2 मेरा ख्याल है, पॉइंट नंबर 2 भी, और उसके बाद मेरा ख्याल है एक पॉइंट की और जरूरत पड़नी है, पॉइंट नंबर 3 की। 6 की अब इस वक्त नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 3 की जरूरत क्यों पड़नी है? ईयू की लेवल पे डिस्काउंट की परसेंटेज भी बदल रही है, तो गेम सीरियस ऑन हो गई है। कैसे? पहले तो सी एंड एफ वैल्यू दी हुई है, तो एक मिनट, सी एंड एफ वैल्यू पहले फाइनल कर लें। सी एंड एफ वैल्यू किसे कहते हैं? 900 पे जाए। 900 कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद है? पॉइंट नंबर 3 में जाए। क्या डिस्काउंट की परसेंटेज बदल रही है? कैसे करूं? डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करके टोटल आ सकता है, और मेरा ख्याल है इंटू सीधा 92 भी किया जा सकता है, या डेफिनेटली कैसे किया जा सकता है? इंटू 100 चले, ठीक है,
1000 बन जाएगा शायद, ठीक है 1000 बन गया, डेफिनेटली शॉर्टकट हो सकता है यहाँ, लेकिन इनटू फाइनली 92%, ठीक है 10% डिस्काउंट थी, 90% से पहले 100 बना लें और फिर देन 92% मींस 8% डिस्काउंट का फैक्ट ले लें। स्टेट में भी हो सकता है, कैलकुलेटर पर जरूर लिखें 900 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 92, 920 हुई हुई है ना, लिखा हुआ आफ्टर, ये जो 900 पर केजी दिया हुआ है नहीं, पहले जो हमें फिगर अवेलेबल है 900 वो 10% डिस्काउंट के बाद है, हमारे सीयू की लेवल पे ये डिस्काउंट 8% रह जाएगा, तो हमारी अकॉर्डिंगली फिर परचेज प्राइस इस लेवल पे ईओक्यू के लेवल पे 920 हो जाएगी, क्या ख्याल? लेकिन एक मिनट कुछ इसमें ऐड भी होना है, कुछ इसमें ऐड भी होने से कस्टम ड्यूटी भी है, कस्टम ड्यूटी भी और सेल्स टैक्स भी, सेल्स टैक्स रिफंडेबल है, कस्टम ड्यूटी कितने % है, क्या करूं 920 का 20% हो, क्या बना क्या 184, so what should be the total purchase cost 1104, gross mode means क्या कस्टम ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी होती परचेज कॉस्ट पे, तो अगर परचेज कॉस्ट पे डिस्काउंट है इसी पे होगी, अनलेस वो बताए बिफोर डिस्काउंट पे वो डेफिनेटली, वरना परचेज प्राइस जितनी होगी आपकी उस पे आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, मतलब जितने पे पाकिस्तान में लाएंगे उतने पे आप ड्यूटी देंगे। नहीं रिटेल का मतलब असल में सेल प्राइस हो जाता है, रिटेल लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं रिटेल पे तो रिटेल प्राइस परचेज प्राइस, परचेज अगर आप खरीद रहे हैं तो रिटेल प्राइस मींस परचेज प्राइस, और अगर आप बेच रहे हैं तो रिटेल प्राइस मींस सेल प्राइस, इस तरह एक वर्ड लिस्ट प्राइस इस्तेमाल होता है, अगर आप बेच रहे हैं तो सेल प्राइस, खरीद रहे हैं तो परचेज प्राइस। ये वर्किंग 1104 समझ आ गई सर, क्या ये 1104 1104 क्या है सर? अब जरा पॉइंट नंबर 4 पे दोबारा जाएं, बाय 1% किसका, इससे क्या आएगा, जरा एक मिनट सॉल्व करें कैलकुलेटर, इससे फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी लेकिन पर मंथ अभी आएगी, इस फाइनेंस कॉस्ट ने यूज कहाँ होना है आपको पता है फार्मूले में, नहीं फार्मूले में कहाँ यूज होना है सर, होल्डिंग कॉस्ट में यूज होना है, और फार्मूले में होल्डिंग कॉस्ट आपको पर एनम रिक्वायर्ड, तो 320 जो है, एक सेकेंड 320 ढूंढने जरा पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 5 में 320 क्या है, ये तो स्टोरेज कॉस्ट है पर केजी, लेकिन एनुअल है ये ऑलरेडी, हमारा 1% से प्रॉब्लम क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यों हो रहा है, मंथली से पर एनम जा रहे हैं, ठीक है पर एनम जा क्यों रहे हैं, पर एनम जा क्यों रहे हैं, फार्मूले में चाहिए क्या, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, फाइनली आंसर 132.48, और फाइनली टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर यूनिट पर एनम प्लस कैसे 320 प्लस 132.48, एक्सप्लेन करने वर्किंग सारी 52.48, तो असल जो काम है ना वो ये है कि अपना विजन जरा ब्रॉड किया रहे, विजन ब्रॉड इन सेंस कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके सोचे जा सकें, और द ओनली वे इज के साथ साथ चला जाए, फाइनली क्लियर है सर। अब देखें फॉर्मूले में सही रहेगा तुम्हारा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा लिखे वाइंड अप कर लेंगे, ये क्यों तो बता दो, अब मौला राउंडिंग ऑफ आ गई है।
मौला बचाई मौला। 452.48 नहीं, कैरी कॉस्ट क्या है? 452.48 जी हाँ सर। 4635 kgs पे बात खत्म हो गई है। राउंड ऑफ किया थोड़ा सा, अच्छा किया। बी रिक्वायरमेंट में जाए। नहीं सर, होमवर्क नहीं, ये चीजें अभी होमवर्क नहीं सर। जी बी रिक्वायरमेंट सर, बी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा क्या कहते हैं। वो कहते हैं कितनी सेविंग हो जाएगी बाय अडॉप्टिंग द मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू मॉडल। हाँ जी, अब ईओक्यू मॉडल पे हम वर्किंग तो कर लेंगे, टोटल कॉस्ट तो आ जाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि सेविंग कितनी होगी? उससे जरा फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। क्या कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज भी कहीं से मिलता है? कोई एग्जिस्टिंग तरीका भी ऑर्डर्स देगा? 6 महीने के बाद ऑर्डर दे रहे हैं हम, तो 2 ऑर्डर्स की बेस पे एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज है। 6 मंथली ऑर्डर, एक साल में कितने ऑर्डर दे रहे हैं? तो अब हम जरा ईओक्यू पे जब ऑर्डर्स देंगे और 2 पे देंगे तो शायद हमें पुराने और नए से कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है जी, वो कर लेते हैं एक मिनट। पहले आप इस तरह करें, रिक्वायरमेंट बी के एंगल से टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल की वर्किंग करा दो। टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, दैट इज कि ऑर्डर साइज है 4685। नहीं मतलब अब ये इस तरह के वर्ड समझ आ रहे थे जब मैं बोलता हूँ ऑर्डर साइज है। क्या ऑर्डर साइज है? ये तो ईओक्यू है, ईओक्यू भी तो ऑर्डर साइज बताता है, वो एक ऑर्डर साइज बताता है। जी सर, गेम होगी ऑन। नहीं सर, ये जाना है सर, परचेज कॉस्ट से शुरू करना जैसा पहले करना जी। छोड़ दे लिखना, बोल दे 4-5 स्टेप्स। परचेज कितनी करनी है? 60,000। ईओक्यू लेवल की बात हो रही है, 1 kg कितने का आएगा? हिम्मत हिम्मत, जाने दे यार 1200 यार, 1104 अभी तो वर्किंग। 1 kg कितने का पड़ेगा? 1260 का पड़ेगा। बिकेगा कितने का पड़ेगा? 1104। नहीं, कितना टोटल खर्चा पड़ जाएगा? बोल दे 4466240000 पे बात खत्म करके आगे बढ़े। ये 1104 मिल गया सर जी, छोड़ दे छाप, क्या हो गया, क्या लिखने वाली बात है? 60,000 के है, 1104 के है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड क्या है? डिवाइडेड बाय 4635 ऑर्डर साइज हमारा, प्लस ना प्लस 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 कोई बफर स्टॉक भी है? कोई बफर स्टॉक भी है? बफर स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट में आना है, कैरिंग कॉस्ट में आना है। यहां से क्या आएगा? 60,000 डिवाइड बाय 4635, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर का खर्चा ढूंढे। एक ऑर्डर का खर्चा 90,000 दिया भैया, हो रही है आंसर 1048,500। डिफिकल्ट मिल गई सर। नेक्स्ट के वर्ड्स लिखो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे गेम शुरू कर दे। तरीका ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक
बफर स्टॉक की वर्किंग कैसे कर दूं यार, पता है आपको, पता है कैसे करूं, कैसे व्हाट इज द सेल 60,000, कितने अरसे की सेल, ये एनुअल है, हमने स्टॉक कितने दिनों की सेल का रखना है, डिवाइड बाय इनटू इज इक्वल टू छोड़ दें, यहां से आएगा क्या ब्रैकेट में, एक एवरेज आ जाएगा बेस्ड जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे साइज और द प्लस जो सेफ्टी स्टॉक है, टोटल आके ढूंढ के बताएगा व्हाट इज 452.48। अब लिखिए आराम से, दोबारा फिगर्स ढूंढते और सॉल्व करके टोटल कर दो, सारी फिगर दोबारा ढूंढे, नहीं ठीक है छोड़ दें वो तो लिखते करने लगे, एक है एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स 2 है, पता चलेगा, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स 2 है और 60,000 केजीज एनुअल डिमांड है, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज शायद 30,000 केजीज है, कर लेते हैं। क्या, हाँ जी 2164 समथिंग 664, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा फिगर्स मिल गई सारी, ये सेकंड लास्ट बड़ा पॉइंट में लिखा हुआ 90,000 इज एन ऑर्डर कॉस्ट, लेकिन जब ऑर्डर्स बढ़ेंगे इक्वल लेवल पे ये 10% कम हो जाएगी, तो 81,000 इज कॉस्ट पर ऑर्डर और एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज से ऑर्डर्स निकलेंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है क्लियर, ये सारी नोट कर ली आप, राउंडिंग जी क्या फिगर आ रही है हमें 2164 326 है, टोटल बता दो 694528, अब तो एक बता दें यार, और यार इसे गलत ही रहने दे, मुझे फिगर को बता दो 2870, ये वाला क्वेश्चन की अभी थोड़ी सी बात रहेगी, ये इंशाल्लाह कल करेंगे, होमवर्क नहीं है, आप लोग इस तरह करें, आज दोबारा टाइम जरा थोड़ा सा फैक्ट्री ओवरहेड्स को दें, टेस्ट एक आध दिन जरा डिले कर दें, पहले ये चीज थोड़ी चीजों पर टाइम दें, वो तो कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएंगी बातें, अच्छी बात है, नहीं आज तो वैसे मैंने टेस्ट का भी नहीं था, वो मैंने सिर्फ मिक्स करनी रेलेवेंट कॉस्टिंग दोबारा, तो वो मेरा ख्याल है, लेकिन उससे पहले ये जो लेबर वगैरह के देना, ये इन्हीं दिनों में कोशिश करें, बाद में नहीं आप लोगों ने करना, ऐसे बड़े बड़े सवाल करते रहेंगे, इनको टाइम नहीं देना। पेज नंबर तकरीबन फैक्ट्री ओवरहेड्स का
पेज नंबर 352 टॉरेंस तो 352 से लेकर 355 तक, ये दो सवाल हैं शायद बीच में। पेज नंबर 352 अप टू 355, तीन चार सवाल, तीन चार पेजेस पे ये दो सवाल हैं। किस चीज के हैं ये? तो काइंडली प्लीज बेटा इस तरह की चीजें जरा साथ साथ रिफ्रेश रखें माइंड में। वो कर लिए थे लेबर पे कल, दोबारा याद आते थे तीन चीजें, तो आज जरा पहले इसको टाइम दें, फिर वो मेरे ख्याल एक आध दिन जरा बात रख लेते हैं। पेज नंबर क्या बताया जी मेरा? पेज नंबर 352 से 355 तक। नहीं ये वो ओवरहेड्स के हैं। हाँ लर्निंग का पूछ रहा था मैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात है।